लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी तक हम सभी पढ़ रहे थे भारतीय विचारक। भारतीय विचारकों में आपने महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कीजूबाई बदेका आदि के शैक्षिक दर्शन के बारे में अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे पाश्चात्य शैक्षिक विचारकों के बारे में, जिनमें आज हमारा टॉपिक है प्लेटो। चाहे वह भारतीय दार्शनिक हो, भारतीय शिक्षा शास्त्री हो, चाहे वह पाश्चात्य शैक्षिक विचारक हो, पाश्चात्य शैक्षिक शिक्षाविद हो या दार्शनिक हो, दोनों का ही एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी प्रकार से मानवता के क्षेत्र में अधिकतम विकास किया जाए या शिक्षा को इस योग्य बनाया जाए ताकि वह मनुष्य का संरक्षण कर सके, मनुष्य का विकास कर सके। इसी कड़ी में हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। पाश्चात्य शिक्षा जगत में सुकरात के नाम के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वह है प्लेटो का नाम। प्लेटो के जीवन दर्शन पर यदि हम ध्यान दें तो इनका जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। कहीं कहीं पर एक विवाद मिलता है, किसी बुक में आपको ये मिल सकता है कि वहां पर जन्म उनका लिखा हो 428 ईस्वी। तो ये अलग अलग विचारकों की अपना मत विभेद है। इनके पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता अरिस्टोन थे, जो क्राट्स परिवार के थे, मतलब राजशाही घराने के थे। एथेंस का राजशाही जो परिवार था उससे संबंधित थे। इनकी माता परिक्टोन थी, जो सोलन वंश से संबंधित थी, वह भी राजशाही घराना था। इनके शिक्षा के बारे में बात करें तो ज्यादातर तो इन्होंने जो भी शिक्षा प्राप्त की थी वह अपने पिता से प्राप्त कर ली थी। इसके बाद यह सुकरात के संपर्क में आए और सुकरात से ही इनको शिक्षा प्राप्त हुई। इसके बाद प्लेटो एथेंस में राजशाही परिवार के थे, किंतु ये राजतंत्र में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे। यह अलग से ही अपनी सोच रखते थे, अर्थात दार्शनिक क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में ज्यादा रुचि रखते थे। उस समय एथेंस का स्पार्टा और अन्य राज्यों से युद्ध चल रहा था, जिससे सत्ता पतन हुआ और इनका परिवार राजगद्दी से मतलब बाहर हो गया। इनके परिवार को बाहर निकाल दिया गया, जिससे इन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। और उसी समय जब एथेंस में कुछ क्रूर राजवंशों का स्थापित हो गया तो उन्होंने इनके गुरु सुकरात को विष द्वारा मृत्यु दंड दे दिया, जिससे बहुत द्रवित हुए और यह 10 वर्षों के लिए एथेंस छोड़कर चले गए। एथेंस छोड़ के जाने के बाद इन्होंने मिस्र, भारत आदि देशों का भ्रमण किया और वहां से लौटने के बाद इन्होंने एकेडमी की स्थापना की। एथेंस में एकेडमी की स्थापना की, जहां पर इन्होंने 40 वर्ष तक शिक्षण कार्य किया। इसके बाद लगभग 80 वर्ष की उम्र में 347 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनके शिक्षा दर्शन के बारे में बात करें तो प्लेटो के अनुसार पहला पॉइंट है प्लेटो के अनुसार शिक्षा। प्लेटो ने कहा सबसे अच्छी शिक्षा वही है जो शरीर और मन दोनों का विकास करे, मतलब मन के साथ शरीर का भी विकास करे। इसके बाद है प्लेटो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। प्लेटो ने शिक्षा के उद्देश्यों को निम्न प्रकार निर्धारित किया है। जैसे पहला है व्यक्तिगत उद्देश्य। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा व्यक्तिगत उद्देश्य होना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं के अनुसार उसे सफल बनाया जा सके, उसे सक्षम बनाया जा सके, ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उसके बाद है सामाजिक उद्देश्य। प्लेटो का मानना था कि किसी भी समाज की संरचना वहां उनके नागरिकों से संपन्न होती है, या किसी भी समाज का जो भी व्यवस्था होती है वह उनके नागरिकों द्वारा संचालित होती है। ऐसे में इस प्रकार के नागरिकों का निर्माण करना चाहिए शिक्षा के द्वारा कि वह अपने समाज को समृद्ध बनाए।
इसके बाद है सत्य, शिव और सुंदर की प्राप्ति। प्लेटो जब भारत आए थे तो उन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम, जो भारत का आदर्श या अध्यात्म है, इन्हें बहुत प्रभावित किया। इसलिए इन्होंने शिक्षा में सत्यम, शिव और सुंदर की प्राप्ति का उद्देश्य भी निर्धारित किया। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति आदर्श के मार्ग पर आगे बढ़कर नैतिकता का पालन नहीं करता, तब तक उसमें पूरी प्रकार से मानवता विद्यमान नहीं होती। इसके बाद है राज्य को सुदृढ़ करना। उस समय जब एथेंस पर स्पार्टा और अन्य राज्यों द्वारा बराबर आक्रमण हो रहा था, तो ये बहुत विदित थे प्लेटो, और इनका क्योंकि कुछ समय बाद ऐसा हुआ था कि इनको राज से निष्कासित कर दिया गया था, इनका सब कुछ छीन लिया गया था। ऐसे में प्लेटो का कहना था कि शिक्षा वह हो जो ऐसे नागरिकों का निर्माण करे जो अपने राज्य को सुदृढ़ बनाए, अपने राज्य को मजबूत बनाए। इसके बाद है पाठ्यक्रम के विषय में बात करें तो प्लेटो ने विस्तृत पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। उन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और औद्योगिक तथा व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के योगदान को प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने गणित, ज्योतिष, व्यायाम, संगीत, दर्शन, शारीरिक प्रशिक्षण, घुड़सवारी, अस्त्र निर्माण व बुनाई कार्य आदि को शामिल किया था, ताकि छात्र शिक्षण प्राप्त करने के बाद वह अपने जीविकोपार्जन कर सके और अपने राज्य की रक्षा कर सके। इसके बाद है प्लेटो के अनुसार शिक्षण विधि। प्लेटो ने तर्क विधि, संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्वाध्याय विधि और खेल विधि का अपने शिक्षण में इस्तेमाल किया था। इन्होंने जब एकेडमी स्थापित की थी तब उन्होंने अपने एकेडमी में संवाद और तर्क विधि को ज्यादा महत्व दिया। तर्क विधि के द्वारा ही व्याख्यान और प्रयोगात्मक विधि का जन्म हुआ। प्रश्नोत्तर विधि इन्होंने अपने गुरु से प्राप्त की थी, क्योंकि सुकरात जहां पर भी जाते थे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते थे। इसके बाद प्लेटो का मानना था कि बालक स्वाध्याय के द्वारा अपने विचारों को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है और स्वाध्याय के माध्यम से अपनी उच्च कोटि के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि खेल बालक का स्वाभाविक गुण होता है और खेल के द्वारा वह विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को दूर करते हुए अच्छे से सीख सकता है। इसके बाद है शिक्षक। प्लेटो का मानना था कि आदर्शवादी शिक्षा के क्षेत्र में बिना शिक्षक के अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे में उन्होंने शिक्षक को मुख्य स्थान माना और उन्होंने कहा कि दर्शन की शिक्षा के लिए अध्यापक ही छात्र का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसके बाद है विद्यालय। प्लेटो ने विद्यालय के बारे में कहा है कि विद्यालय एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर काफी स्वतंत्रता होनी चाहिए और स्वतंत्रता के साथ ही वहां पर बालक का सर्वोत्तम विकास किया जा सके। विद्यालय के विषय में यदि और बात करें तो उन्होंने जो एकेडमी जो उन्होंने स्थापित की थी, वहां पर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। वहां शारीरिक शिक्षा से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद है अनुशासन। प्लेटो का मानना था कि अनुशासन स्वानुशासन होना चाहिए, बालक को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और वह अनुशासित होने के लिए स्वाध्ययन करेगा और आदर्श के मार्ग पर, नैतिकता के मार्ग पर चलकर वह अपने आप को अनुशासित करेगा। इसके बाद है प्लेटो का शिक्षा में योगदान। तो पहला है शिक्षा के समान अवसर। प्लेटो ने सबसे पहले शिक्षा में समान अवसर प्रदान किया। आपको ये पता है कि प्लेटो एक अमीर घराने से थे, राजशाही घराने से थे। इनका जो बचपन था वह बहुत ही अच्छे से समृद्ध रूप से व्यतीत हुआ था। ऐसे में उन्होंने देखा कि समाज में बहुत सारी असमानता है, क्योंकि इनके गुरु बहुत ही गरीब थे।
तो ऐसे में उन्होंने इनका मानना था कि शिक्षा के समान अवसर होने चाहिए, मतलब सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद है स्त्री शिक्षा पर बल। प्लेटो का मानना था कि हम जो कुछ भी शिक्षा देते हैं वह ऐसा नहीं कि वह केवल बालकों के लिए या बालकों तक ही सीमित होगी, वह स्त्रियों के लिए भी है, बालिकाओं के लिए भी है, और बालिकाएं किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं है, बालकों से कम नहीं है। ऐसे में स्त्री शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया और उनका मानना था कि बिना स्त्री शिक्षा के, बिना नारी शिक्षा के इस समाज का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। इसके बाद है आयु व स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण। प्लेटो ने आयु व स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया था कि प्राथमिक स्तर पर बालकों को क्या सीखना है। जैसे प्राथमिक स्तर पर उन्होंने गणित और शारीरिक प्रशिक्षण पर बल दिया। इसके बाद माध्यमिक स्तर पर उन्होंने औद्योगिक शिक्षा को बल दिया। औद्योगिक शिक्षा के साथ किसी न किसी उन्होंने अस्त्र सीखने पर भी बल दिया। इसके साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दर्शन, ज्योतिष और अशस्त्र का कुशल संचालन करने पर बल दिया। तो उन्होंने आयु और स्तर के अनुसार से विभिन्न प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण किया था। इसके साथ है अगला पॉइंट है औद्योगिक शिक्षा पर बल। प्लेटो का मानना था कि देश का विकास तभी संभव है जब शिक्षा में औद्योगिक विकास पर बल दिया जाए। बालक को औद्योगिक या तकनीकी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए बल दिया जाए, ताकि वह अपने देश में या अपने समाज में छोटे छोटे व्यवसाय करके किसी भी चीज का निर्माण करें, ताकि देश की उन्नति हो सके। अब बात करें इनके कृतित्व की, तो प्लेटो द्वारा रचित रिपब्लिक और लाज बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं, अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछता रहता है। अब यहाँ पर जो मुख्य रूप से पुस्तकें दी गई उनमें है रिपब्लिक, क्रीटो, फीडो, अपोलॉजी, सिंपोजियम, द लाज। इन सभी पुस्तकों में प्लेटो के संवाद संकलित किए गए हैं, क्योंकि प्लेटो ने संवाद विधि को अधिक महत्व दिया था और इन पुस्तकों में ज्यादातर आपसे संवाद ही किया गया। जब इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि प्लेटो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्लेटो। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रूसो के बारे में। धन्यवाद।